भाई उसका अधिकार है कि वो अपने बच्चे का कुछ भी नाम रख ले। पूरी बात कि वो मॉडर्न साहित्य उसको कह सकता है, लेकिन ये बात और है कि उसका लिखा साहित्य या उसका जन्मा बच्चा संपर्क में आने वालों पर अपनी कैसी छाप छोड़ता है। शब्द भी जो ऊर्जा हैं वो ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। अब ये हर प्राणी की सामर्थ्य होती है कि वो उस ऊर्जा को संकलित कर सकता है। नमस्कार, डूडलिंग वर्ड्स की पॉडकास्ट सीरीज़ दास्तां कहते कहते में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज शहर की जानी मानी लेखिका श्रीमती निरंजना जैन मैम मौजूद हैं और मैं उनका स्वागत करती हूँ। मैम, मैं स्टार्टिंग में तो आपसे यही पूछना चाहूँगी, जैसे अभी कोरोना वायरस पैंडमिक चल रहा है तो इस माहौल बहुत चेंज हो गया है, तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चेंजेस आए हैं लाइफ में? देखिए, मैं तो चूँकि एक गृहिणी हूँ, वैसे भी मुझे अपना घर संभालने में जो खुशी होती है, मुझे वो खुशी कहीं भी नहीं मिलती। तो कोरोना रहा और लोग बाहर जाने के लिए तरसे, वो मेरे साथ समस्या नहीं आई, क्योंकि मुझे अपना पढ़ना, घर का काम करने के बाद रेस्ट करना, पढ़ना, लिखना और जो रिलेशंस हैं उनसे फ़ोन पे बात करना, क्योंकि मेरी 7 बहुएं हैं, 7 ननद हैं, बहुत बड़ा कुटुंब कबीला है, बहनें हैं, तो इतने लोगों से रिश्ते निभाना, बात करना, तो मेरे को तो ये लॉकडाउन में पते ही नहीं चले कि इतने 3 महीने गुजर गए और ज़्यादा टाइम मिल गया और मैं बड़ी खुश हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे घर में रहने में जो सुकून मिलता है वो बाहर घूमने में नहीं मिलता, इसलिए लॉकडाउन मुझे अखरा नहीं। मैं ये पूछना चाहूँगी कि शब्दों के जरिए जो ब्रह्मांड की यात्रा है, तो उसको आप किस तरीके से लिखेंगी, अगर आप लिखेंगी तो? ये आपका प्रश्न जो है ना, बड़ा अटपटा सा है। हैं? शब्दों के जरिए ब्रह्मांड की यात्रा को मैं किस तरह लिखूंगी? पहली बात तो ये है कि मेरी ब्रह्मांड की यात्रा हो तब तो मैं उनको शब्दों में लिखूंगी। अगर मैंने ब्रह्मांड की, जैसे कि मुझे बॉम्बे जाना हो तो मैं ट्रेन में बैठी, फिर वहाँ पहुँची, स्टेशन पर उतरी, वहाँ किससे मुलाकात हुई, ये मैं शब्दों के जरिए व्यक्त कर सकती हूँ। लेकिन अभी ब्रह्मांड में जाने का मुझे अवसर नहीं मिला है, इसलिए उसकी यात्रा को मैं शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं दे सकती। लेकिन क्या है कि अगर आप फिर ये कहो कि चलिए ठीक है, आपके मन में ब्रह्मांड के प्रति क्या विचार उठते हैं, तो फिर मैं ये कहूँगी कि अगर आप मन की बात कहेंगी तो मैं भी मन से कुछ भी लिख दूँगी मज़ेदार, कि मैं ब्रह्मांड में गई, मुझे नारद जी मिले, फिर ब्रह्मा जी से मेरी मुलाकात हुई, फिर इनसे हुई, उनसे हुई। तो ये आपका प्रश्न बड़ा अटपटा है। लेकिन अगर इसको वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए, इसका तीसरा पहलू है कि वैज्ञानिक तरीके से मैं इसको देखूँ, आपके प्रश्न को मैं ये समझूं कि आप उसको वैज्ञानिक तरीके से मेरे से बात फाइनल करने की बात कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि मैं इसको ब्रह्मांड के बारे में आपसे क्या बता सकती हूँ या क्या लिख सकती हूँ। तो मेरा तो कहना ये है कि ये जो ब्रह्मांड है विज्ञान के हिसाब से अनंत है, असीम है और बहुत कुछ जानने के बाद भी अभी अबूझ है। बहुत कुछ जाना जा चुका है, लेकिन फिर भी ये अबूझ पहेली की तरह है। ब्रह्मांड के अंदर, अब जैसे हम सब ब्रह्मांड के अंदर ही हैं, सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर ही है, लेकिन ब्रह्मांड में अंदर जो भी स्थित चीज़ है, चाहे वो एक पेन हो, चाहे एक किताब हो, चाहे हम हो, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, और चाहे बकरी हो, चाहे मगरमच्छ हो, इस संसार में कोई भी वस्तु जिसको हम चेतन या अचेतन, एक लकड़ी को हम अचेतन की संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें ऊर्जा ना हो। हर वस्तु किसी न किसी ऊर्जा से बनी है ब्रह्मांड में। ये बात और है कि हर वस्तु की ऊर्जा अलग अलग होती है, जैसे रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, इसीलिए हर वस्तु की जो ऊर्जा होती है वो अलग होती है। हाँ, समय के हिसाब से इस ऊर्जा का क्षय होने लगा, क्योंकि ऊर्जा निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर बदलती रहती है। और ये ऊर्जा के क्षय होने के साथ ही वस्तु जो है अपना मूल रूप बदलना शुरू कर देती है। जैसे किताब एक लंबे समय बाद गलने लगती हैं या कुछ होने लगता, परिवर्तन हमारे जीवन में भी परिवर्तन आते हैं, शरीर में भी परिवर्तन आता है, एक पेड़ झड़ने लगता है, ऋतुएं बदलने लगती हैं। तो ऊर्जा के साथ
ऊर्जा निरंतर परिवर्तनशील है और ऊर्जा हर चीज़ को बदलती है। शब्द को भी हम ऊर्जा ही कह सकते हैं। ये ऊर्जा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड में बिखरी हुई है मेरे हिसाब से, क्योंकि जाना तो नहीं, लेकिन जितना सुना पुराणों या इसके माध्यम से, या फिर लगा, एक चिंतन किया उस बारे में, तो लगा शब्द भी जो ऊर्जा हैं वो ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। अब ये हर प्राणी की सामर्थ्य होती है कि वो उस ऊर्जा को संकलित कर सकता है अपने प्रयासों से। तो वो ऊर्जा जब उस प्राणी के पास आती है तो शब्दों में परिवर्तित हो जाती है, और जब उस प्राणी से पुनः निःसृत होती है तो पुनः ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। इसको हम शब्दों के माध्यम से ब्रह्मांड की यात्रा कह सकते हैं। यानी कि अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, हमारी जो सामर्थ्य है उसमें हम इस शब्दों के माध्यम से, इस तरह ऊर्जा के माध्यम से इस ब्रह्मांड के पथिक राही बन सकते हैं। जी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा जो आपने ब्रह्मांड की डेफिनेशन बहुत अच्छी सुनाई। इससे एक चीज़ आती है मन में कि जैसे हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है, चीज़ें आती हैं, ऋतुएं जाती हैं, पेड़ जो है जैसे आपने बताया, तो इसी तरह युवा पीढ़ी, जैसे एक एज होती है किसी की, फिर वो साहित्य से रिलेटेड लोग, फिर एक नई आजकल सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है लाइफ में कि युवा पीढ़ी फेमस होने के लिए या फिर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर साहित्य के नाम पर कुछ भी लिख रहे हैं, और उनको सही नॉलेज नहीं है। मतलब मॉडर्न साहित्य और जो मतलब पुराना जो साहित्य जो लोग किताबें पढ़कर करते थे, अब उनको फेमस होना है तो वो साहित्य के नाम पर कुछ भी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उनको? तो इसका वो मॉडर्न साहित्य कहते हैं इसको, जो भी लिख लेते हैं उसको वो मॉडर्न साहित्य कहते हैं। तो मेरा तो कहना ये है, देखो इस संसार में आकांक्षा और लालसा, दो चीज़ें व्यक्ति के व्यक्तित्व से हमेशा जुड़ी रहती हैं। जहाँ आकांक्षा प्रबल होती है वहाँ युद्ध हो जाते हैं, और जहाँ लालसा प्रबल होती है वहाँ या तो अच्छे कार्य होते हैं या बुरे कार्य होते हैं। अच्छे कार्यों में जैसे कि पुराने ज़माने में लोग नाम पाने के लिए, लालसा अपनी पूरी करने के लिए कई धर्मशालाएं बनवा दी, तो कुएं खुदवा दिए, तो अस्पताल खुलवा दिए, ये करते थे। और बुरे काम में तो हम किसी का अपनी इच्छा पूरी करना, हमें इससे पैसे चाहिए तो हम उसकी हत्या भी कर सकते हैं, उसको धोखा भी दे सकते हैं, छल कपट भी उसके साथ कर सकते। लेकिन आप अगर साहित्य के क्षेत्र में इसको जोड़ रही हैं कि वो ऐसा लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं फेमस होने के लिए, तो मेरा कहना ये है भाई, फेमस होना हर कोई चाहता है, हर किसी के अंदर, वही लालसा वाली बात मैं कर रही हूँ कि हर किसी के अंदर एक लालसा होती है। अब चूंकि उसके अंदर क्षमता जितनी है तो वो अपनी क्षमता, उसके पास पैसा नहीं है कि वो दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए दान कर सके, ये कर सके, उसके पास वो सोचता है चार शब्द लिख के, अरे यार इसने पढ़ी थी, इसको तो बड़ी वाहवाही मिली, तो मैं भी पढ़ूंगा तो मुझे भी वाहवाही मिलेगी। तो वो उस चक्कर में वो कुछ भी लिख के कर सकता है, और उसको अगर वो मॉडर्न साहित्य नाम देता है तो मेरा तो इस पर ये कहना है कि भाई उसने उसको जन्म दिया, उस रचना को, उस सृजन को, उन शब्दों को जन्म दिया उसने, भाई उसका अधिकार है कि वो अपने बच्चे का कुछ भी नाम रख ले। पूरी बात कि वो मॉडर्न साहित्य उसको कह सकता है, लेकिन ये बात और है कि उसका लिखा साहित्य या उसका जन्मा बच्चा संपर्क में आने वालों पर अपनी कैसी छाप छोड़ता है, ये महत्वपूर्ण बात है। भाई हम उसको अच्छा भी मान सकते हैं, नहीं मान सकते, वो हमारे ऊपर निर्भर कर। उसने जन्म दिया इसलिए उसको वो लाड़ला भी होता है और उसको कुछ भी नाम दे सकता है, इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगी कि वो उसको मॉडर्न साहित्य कहता है या कुछ और कहता है। आज का जो परिवर्तन हुआ है ना, तो आप उसके बारे में भी कुछ जिज्ञासा आपकी थी जानने की। तो मेरा विचार ये है कि जो पुराना साहित्य है, तो पुराने ज़माने का मैंने भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, और अभी नए ज़माने भी देख रही हूँ। मैं उस पीढ़ी की हूँ जहाँ दोनों को देखने का, मैं देहरी का दिया हूँ जहाँ भीतर भी देखने का अवसर मिल रहा है और बाहर भी देखने का अवसर मिल रहा है। तो जब मैंने उसको पढ़ा है अपने जीवन में, तो मैंने ये देखा कि पुराने ज़माने में लोग छंद और लय का बड़ा ध्यान रखते थे, और उस समय जो रचना लिखी जाती थी वो संस्कृत निष्ठ भाषा के करीब होती थी जी। और जिस अंचल का रचनाकार होता था
उस आंचलिकता को वो समेटे हुए रहता था उसमें। और उससे भी बड़ी बात, उस समय बड़ा आदर्शवादी रचना धर्मिता होती थी कि लोग आदर्शवाद लिखते थे अपनी रचनाओं में, प्रस्तुत करते थे। लेकिन आज का साहित्य जो मैं देख रही हूँ वो छंद से तो मुक्त हो ही रहा है धीरे धीरे, हैं? और क्या है कि इसमें खड़ी बोली का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। जो पहले संस्कृत निष्ठ भाषा थी या कुछ और था, आंचलिकता लिए हुई थी, तो अब आंचलिकता के शब्द भी कम, बहुत कम। वो तो आंचलिक ही कार्यक्रम हो, उसमें आंचलिकता के शब्दों का प्रयोग होता है, नहीं तो खड़ी बोली का प्रयोग होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज लोग जो भी लिख रहे हैं वो यथार्थवाद लिख रहे हैं। आज समाज में जो घटित हो रहा है उसको उद्धृत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात और है कि उनकी क्षमता उसको उद्धृत करने की कैसी है। मैं खुश हूँ कि वो समाज का यथार्थ उद्धृत कर रहे हैं जी। ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप मुझे मतलब बहुत जिज्ञासा है ये जानने की, आपसे के बारे में जाना, तो कि आपने आपकी पहली पुस्तक जो आप मैंने अभी बात कर रहे थे, तो पहली पुस्तक जो आपने पढ़ी उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कब से ये चीज़ जर्नी स्टार्ट हुई? मैंने देखो, मैं उस दौर की हूँ जब स्कूल में बच्चों को रोज़ नियम से पूरी कविताएं पढ़नी पड़ती थी, दुनिया पहाड़े पढ़ने पड़ते थे, गिनती पढ़ना पड़ती थी, तो वो रचनाएं तो वो दिल पे छप जाती थी। अच्छा, जब मेरा जो बचपन था, और आज भी शायद मेरे अंदर एक बच्चा मौजूद है जी। मेरे अंदर एक बच्चा मौजूद है। मुझे आज, उस समय चंदा मामा, नंदन, पराग, चंपक ये चला करती थी, तो जहाँ से भी मुझे हासिल होती थी मैं उन पुस्तकों को पढ़ती थी। और फिर मैं जब छोटी थी तो उस समय ये उपन्यास कर्नल विनोद वगैरह के चला करते थे, हमीद, कैप्टन हमीद वगैरह के। और साहित्यिक में भी बहुत अच्छे अच्छे रचनाकारों की, नूपुर वगैरह, नूपुर की झनकार जैसे। तो मेरे पिताजी लाइब्रेरी से माँ को पढ़ने के लिए लाया करते थे। हालांकि मेरी माँ 4वीं तक पढ़ी, पर उनको पढ़ने का भारी शौक़ था, तो पिताजी लाते थे माँ को पढ़ने के लिए, लेकिन मैं उनको चोरी चोरी से पूरा पढ़ जाती थी। कोर्स के अलावा कोर्स तो कोर्स ही होता है। उस समय कोर्स का इतना दबाव भी नहीं था बच्चों पे, खेलते कूदते कब पढ़ के अगली क्लास में पहुंच जाते थे पता नहीं चलता था। आज इतना दबाव है बच्चों पे कि माँ बाप भी परेशान और बच्चे भी परेशान, छोटी छोटी क्लास में। तो बड़े खेलते कूदते अपने स्कूल के कोर्स के साथ ही हम साहित्य से भी जुड़े रहे, उस माध्यम से, चाहे बच्चों का साहित्य हो और चाहे बड़ों का। रुचिकर लगता था जब तक उसको पूरा ख़त्म नहीं कर लेते थे। तो ऐसे ही अब मैं ये परफेक्ट नहीं कह सकती कि उस समय मैंने पहली किताब कौन सी पढ़ी बचपन में जी। पढ़ा बहुत है जी। अब नई कविता में छंदात्मक लेखन की को कितना प्रयोग किया जाता है? क्या आपको लगता है कि छंदात्मक लेखन में भावों से समझौता करना पड़ता है? आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात मैं समझ रही हूँ। देखो, मैं जैसे कि अभी मैंने अपने पहले क्वेश्चन में कहा कि अब लोग धीरे धीरे कट के मुक्त कविता की ओर आ रहे हैं। छंदात्मक लेखन में आज भी लिखा जा रहा है, गज़ल लिखी जा रही है, गज़ल छंद है जी। मुक्तक लिखे जा रहे हैं, दोहा भी छंद है, मुक्तक भी छंद है, कुंडलियाँ लिखी जा रही हैं, तो ये सब हाइकू लिखे जा रहा है, हाइकू छंद है। लेकिन ये बात और है कि एक लेखक जो सही जानकारी छंद की रखता हो तो वो तो छंद में पूरा लिखेगा। लिखने के नाम पे हम भी गज़ल लिख लेते हैं और फिर ये कह देते हैं हमने तो गज़ल लिख ली, हमने तुक्के मिला के बोल देते हैं, जबकि वो गज़ल की शर्तों को पूरा नहीं करती। फिर भी लोग अपने आप को गज़लकार मानने लगते हैं। 4 जगह पढ़ने के बाद लोग कहते हैं वाह वाह बहुत बड़ी, क्योंकि उन्होंने एक एक शेर लिख दिया और शेर की शर्त पूरी हो रही कि नहीं, ये बात अलग है। तो लिखा जा रहा है आज छंद में, ऐसा नहीं है कि छंद में लिखा नहीं जा रहा है, लिखा जा रहा है। पर छंद कितना सही कौन लिख रहा है ये अलग बात है भाई, वो व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। और फिर आपने पूछा कि छंद की ये कोई परेशानी आती है क्या, तो मैं ये कह रही हूँ कि छंद लिखने में परेशानी तब आएगी आपको कि आपको एक तो छंद का ज्ञान ना हो, दूसरा आपके पास शब्दों का भंडार ना हो। अगर आपके पास शब्दों का भंडार बेहतरीन है तो आपको छंद लिख, और छंद की जानकारी होना चाहिए। छंद की जानकारी ना हो
तो भी आप फेल हो जाएंगे। शब्दों का भंडार ना हो तो, अगर शब्दों का भंडार आपके पास है तो उस छंद में अगर कोई एक आध मात्रा जा रही तो आप नया शब्द उपयोग करके उस छंद को पूरा कर सकते हैं। तो परेशानी इसलिए है कि हम छंद का ज्ञान या शब्दों का भंडार नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ शब्दों का जमघट करके एक कविता की रचना कर देते हैं। शब्दों का वो जमघट है आजकल की कविता। जी। तो इस तरीके से अगर आप कहें तो ये मेरे विचार हैं इसके। इसके बाद एक प्रश्न है कि साहित्य के प्रति लोगों की रुचि कैसे बढ़ाई जाए आज की पीढ़ी में, अगर हम आपसे जानना चाहें, क्योंकि एक माध्यम है ये हमारा प्रोग्राम, ताकि लोग जुड़ें, समझें जो पुराने साहित्यकार हैं कि कैसे उनकी रुचि बढ़ाई जाए या साहित्य को एक उचित विकल्प के तौर पर कैसे स्थापित किया जाए। ये बड़ा जटिल प्रश्न पूछ लिया आपने। जबकि हाँ, कम शब्दों में, जबकि मैं साहित्य से जुड़ी हूँ और मुझे इस क्षेत्र की पूरा वो होना चाहिए, तब भी मैं मान रही हूँ कि रुचि कैसे बढ़ाई जाए ये बड़ा कठिन प्रश्न है। क्योंकि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, और जितनी भांति के लोग उतनी रुचियाँ। हर व्यक्ति की रुचि अलग होती है। आप किसी की रुचि को बदलने का प्रयास नहीं कर सकते जबकि वो व्यक्ति खुद ही अपनी रुचि बदलना ना चाहे। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। समझ लो हम 8-10 लोग एक मूवी देखने गए, पिक्चर देखने गए टॉकीज़ में। हम पिक्चर देख रहे हैं। मेरी रुचि इसमें है कि वो कपड़े कौन सी डिज़ाइन के, क्योंकि मेरी फैशन में रुचि है। तो वो हीरो हीरोइन जो भी कपड़े पहने हैं, उनकी कॉलर कैसी है या बाहें कैसी है, उसका डिज़ाइन कैसा है या कलर कौन सा पहने, मेरी निगाह उसी पे अटकी रहेगी। एक है जिसको अभिनय करने में रुचि है, वो ये लोग किस तरीके से अभिनय कर रहे हैं, यार इनका संवाद बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, ये इनका अलग है। वो उस पर एक फिल्म की कहानी पे अटक जाएगा कि इस कहानी में कहाँ इन्हें छूट गए हैं और कहाँ इन्हें बहुत अच्छा मोड़ दिया है। तो ये रहेगा। और आम जो जनता है वो मनोरंजन करने के लिए जाती है कि मुझे इस फिल्म में मनोरंजन मिला कि नहीं मिला। सो उस टाकीज में एक फिल्म देखते हुए लोग अलग अलग रुचियों के साथ निकले, अलग अलग व्यवहार के साथ निकले। एक ही फिल्म चल रही थी। तो आप ये कहें कि उसकी रुचि, तो हर किसी की रुचि साहित्य में नहीं हो सकती। हो सकता किसी की रुचि ड्रेस बनाने में हो, किसी की रुचि इंजीनियरिंग के काम में हो, तो किसी का ये बात और है कि वो पढ़ते पढ़ते व्यक्ति अपनी रुचि खुद डेवलप करे और तो वो रुचि बदल सकती है। अच्छा, विकल्प की अगर आपने बात कही है कि विकल्प, तो मेरा ये सोचना है कि पका हुआ घड़ा मोड़ा नहीं जा सकता, वो टूटता ही है। कच्ची मिट्टी ही मुड़ती है जी। तो जैसे आज हमें रुचि जागृत करने के, एक बहुत बड़ा व्यक्ति या बूढ़ा व्यक्ति पहुंच जाए और फिर उसको कहो कि बैठा हो घर में कि चलो कवि सम्मेलन चल रहा है, चलो ये, तो वो कहेगा तुम ही सुनो भैया, वो बकबक झक हमें नहीं लगत अच्छी, हमें नहीं है में रुचि, हमें तो धर्म को कोनो दिखा दो सीरियल तो हम देख लें। तो ये होती है बात। लेकिन एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ रहा है, जो कच्ची मिट्टी है अभी, जैसे मैंने कहा कि हमें कविताएं पढ़ाई जाती थी उस दौर में, तो बड़ी रुचि से हम लोग गाते थे उनको, और शायद वही संस्कार हैं जो आज मेरी कविताओं के प्रति आज भी रुचि बनी हुई है, कहानियों के प्रति आज भी रुचि बनी हुई। तो हमें ये करना चाहिए कि जब स्कूल में एक आध पीरियड ऐसा हो कि बच्चों को कोई ना कोई ऐसी साहित्य से जुड़ी प्रतियोगिता कराई जाए कि वो उनकी रुचि हो कि कवि तुम लिख के लाओ, अच्छा तुम कल इस पे गाय पे निबंध या इस पे लिख के लाओ या इस पे करो या इस विषय पे कविता, तो वाद विवाद कराओ, तो उनकी रुचि परिमार्जित होगी उस विषय पे। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर वो इस माध्यम से साहित्य से खुद की रुचि से जुड़ें तो कुछ हो पाएगा। कि पके घड़े की रुचि बदलना संभव नहीं है। तो लेकिन जो करना चाहते हैं, लेकिन आज इतना व्यस्त हैं लोग अपनी अपनी लाइफ में, जॉब्स कर रहे हैं, जो MNC में जॉब कर रहे हैं या किसी भी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, वो लेकिन वो हैं उस तरीके से हाँ। तो उनको किस तरीके से समय, जैसे आप गृहिणी हैं, हाँ। आपको भी बहुत काम करना पड़ता होगा, रिश्ते संभालने पड़ते होंगे, उसके बाद भी आपने समय निकाला, अपनी किताबें पब्लिश कराई, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं उनको यही कहना चाहूँगी, नहीं मैं भी उनको यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने अपनी लाइफ से थोड़ा सा समय, क्योंकि ये मेरी रुचि थी जी, वही रुचि थी, तो मैंने उसके लिए समय निकाला लिखने के लिए,
और अगर व्यक्ति की रुचि होती है ना तो वो समय निकाल लेता है। अब जैसे आजकल बड़ा कराओके वगैरह घर में ये माइक आ रहे हैं घर में, घरों घर, तो लोगों में एक रुचि गाने की, जिसको गाना नहीं आता वो भी गाना लगा के गाना गाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके की अगर रुचि परिमार्जित वो करे कि अपन जैसे कि सोशल मीडिया पे एक आध, जैसे आपका ग्रुप है डाल दे कि इसमें आज का ये विषय है और आपका जो भी बेस्ट रहेगा उसको प्रमाण पत्र हमारी संस्था की ओर से दिया जाएगा, तो वो शायद एक परिमार्जित करे। जी। मैंने इसके लिए एक कहानी लिखी थी कि श्रोता पाठक कम हो गए, एक व्यंग्य लिखा था बहुत पहले, अब मुझे तो उतना याद नहीं, लेकिन मैं उसका सार बता रही हूँ कि ये है कि मैंने भैया ये कहा कि कभी तो तुम 10 बुला लो, लेकिन वो जो श्रोता एक आता उसको जरूर सम्मानित कर दो। ये बढ़िया कि अगर वो सम्मानित होगा तो भैया दूसरा भी प्रभावित होगा कि भैया मेरे को भी कल सम्मानित होने का अवसर आएगा। जी। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि विशेषतः सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से व्यंग को स्वीकार्य बनाना अन्य लेखन विधाओं की उपेक्षा व्यंग लेखन कितना जिम्मेदारी भरा कार्य है? हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। निश्चित ही व्यंग लेखन अन्य विधाओं की अपेक्षा, और वो भी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इन चीज़ों पे व्यंग करना बहुत ही जिम्मेदारी भरा कार्य है। क्योंकि अगर सीधा व्यंग आप करते हैं तो वो किसी को चोट पहुंचाने जैसा हो जाता है, और चोट खाना कोई भी नहीं चाहता। लेकिन व्यंग की तो एक खासियत ही होती है कि वो दिल को जाके छूता है। व्यंग जो है सीधा छूता है। तो ये इसका वाकई बहुत जिम्मेदारी भरा कार्य है व्यंग का। इस शब्दों का बहुत, एक लेखक को व्यंग अगर करना है किसी पे, तो अन्य विधा में तो ये है सुविधा कि आप उसको बचा के चल सकते हैं। हाँ। उसके साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं, पर व्यंग में ये कहीं भी नहीं है। इस व्यंग को आपको लेखने की आपकी क्षमता प्रकट होती है। अब आपने जैसे कहा सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, ये 3 नाम ले दिए ना आपने। जी। तो मैंने इस पे कुछ पंक्तियाँ लिखी थी एक व्यंग के रूप में, धर्म शीर्षक से, कि यूँ तो हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है, पर यूँ तो हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के पास पहुंचकर इसमें आ जाता है परिवर्तन। अलग अलग व्यक्तियों के पास पहुंचकर आ जाता है इसमें परिवर्तन। जब ये महावीर के साथ होता है तो कहलाता है दर्शन, और जब ये कृष्ण के हाथ होता है तो बन जाता है सुदर्शन। क्या बात। अलग अलग व्यक्तियों के पास पहुंचकर इसमें आ जाता है परिवर्तन। यूं तो धर्म के प्रति हर एक के मन में होता है आकर्षण, पर अलग अलग व्यक्तियों के पास पहुंचकर आ जाता है इसमें परिवर्तन। जब ये महावीर के साथ होता है तो कहलाता है दर्शन, जब ये कृष्ण के हाथ होता है तो बन जाता है सुदर्शन, और जब एक नेता के पास पहुंचता है तो रह जाता है मात्र प्रदर्शन, रह जाता है मात्र प्रदर्शन, रह जाता है मात्र प्रदर्शन। जैसे धर्म चीज़ जोड़ी आपने, तो धर्म और आस्था के बारे में आपके क्या विचार है? अंधविश्वास में आप क्या व्यंग्यात्मक कहना चाहेंगे? हाँ, धर्म और आस्था, आपने ये 2 शब्द, धर्म और आस्था, आपने और से इन दोनों को अलग कर दिया है, और वाकई ये दोनों अलग अलग ही हैं। धर्म की परिभाषा अलग है, आस्था अलग होती है। धर्म होता है जिसको धारण किया जाए, व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, वस्तु का जो स्वभाव होता है, वो धर्म कहलाता है। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलना, अग्नि कभी शीतल नहीं होती है, अग्नि यानी जलना। जब उसमें ताप होता है तभी वो आग कहलाती है, ये उसका स्वभाव है। तो ये अग्नि का धर्म है। पानी का धर्म बहना, तरल अवस्था में रहना, या फिर जम जाना विशेष परिस्थितियों में, या फिर भाप बन जाना। तो ऐसे वायु का शीतलता, बहना बिना दिखे। तो इस तरीके से हर चीज़ के धर्म, जैसे मानव का धर्म है मानवीय गुण होना उसमें। अगर मानव में मानवीय गुण ना हो तो अपन एक जो टीवी में नहीं प्रतीकात्मक रूप में बड़े दांत निकाल देते रहे, सिंह निकाल देते, राक्षस जैसे दिखा, व्यक्ति राक्षस नहीं होता, उसकी प्रवृत्तियाँ राक्षसी होती हैं। तो ये व्यक्ति का क्या है, मानवीय गुण है। लेकिन अगर मानवीय गुण के विपरीत कार्य करता है तो गुण बदल जाते हैं, तो वो उसका परिवर्तन हो जाता है। तो ये धर्म को हम आस्था से, आस्था बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं बोल रही हूँ कि आस्था, क्योंकि जैसे आस्था है,
हमें त्रिलोचन जी के प्रति आस्था है, समझ लीजिए, या हमें सिर्फ ये वाले हनुमान जी हैं ना जो बड़े बाजार में, इन्हीं के प्रति आस्था, हम रोज़ जाके इनके दर्शन करेंगे, या हमें काकागंज वाले बड़े बाबा जी के प्रति आस्था है, या हमारा तो आस्था ये है कि हम साल में एक बार वहाँ जाएंगे क्योंकि हमें तो वहाँ जाना, हमें तो साईं बाबा के प्रति आस्था है। तो आस्था स्थिर नहीं होती है, आस्था सबकी अलग अलग होती है। और समय, अब जैसे एक क्रिकेटर का उदाहरण ले लो आप, एक क्रिकेटर का नहीं, कई क्रिकेटर होते हैं, जैसे कई, उसमें से एक क्रिकेटर को लगता है मैं लाल रुमाल जेब में रख के जाता हूँ ना तो मैं जीतता हूँ, और कोई कहेगा कि मैं दरवाजे पे से ऐसा थोड़ा टेढ़ा होकर निकलता हूँ ना तभी मेरे को सफलता मिलती है। तो ये उसकी आस्था, वो ऐसा करके नहीं निकलेगा और किसी दिन कुछ हो गया तो वो बोलेगा अरे यार मेरे से तो गलती हो गई। ये आस्था होती है किसी चीज़ के प्रति। एक पत्थर भी आस्था पत्थर को भगवान बना देती है। और चूंकि आप आस्था और धर्म की इकट्ठी बात कर रहे हैं, आस्था और धर्म, तो मैं ये कह रही हूँ आस्था सिर्फ धर्म को महिमा मंडित करता है, महिमा मंडित करता है आस्था धर्म को। आस्था जो होती है वो धर्म को महिमा मंडित करती है, और बाकी धर्म अलग होता है, आस्था अलग होती है। और अंधविश्वास, हाँ, अंधविश्वास के बारे में आप कह रही हैं, तो वही मैं अंधविश्वास के बारे में ये कहूँगी कि जब व्यक्ति के अंदर लालसा, लालच और इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, वो किसी अन्य माध्यम से उनको पूरा करना चाहता है। तो वो जो एक लालसा होती ना कि अरे यार ऐसा वो फिर लोग भरमाते हैं उनको कि ये करो तो हो जाएगा, वो करो तो हो जाएगा। फिर हम उन अंधविश्वासों को मानने लगते हैं, जैसे कि वो अभी मैंने क्रिकेट का उदाहरण दिया कि लाल रुमाल रख, ये भी अंधविश्वास ही है, अंधविश्वास है, ये आस्था नहीं है, ये अंधविश्वास है। या हम इस पेड़ के नीचे जाके रोज दीपक जलाएंगे शनिवार को तो हमारा भला हो जाएगा, या ऐसा करेंगे तो हमारा अच्छा होगा। तो ये अंधविश्वास हैं जो बरसों से अपने साहित्य संस्कृति में चले आ रहे हैं। ऐसे कई अंधविश्वास हैं जो शादियों में करने पड़ते हैं, ऐसे कई अंधविश्वास हैं जो हमें मृत्यु के समय करने पड़ते हैं कि इसके मुंह में तुलसी रख दो, या इसको पिंडा पाड़ो, या इसको ऐसे ही करो, या गया जी नहीं किया। अगर तुम 10 साल गया जी नहीं जा पाए तो हम तो यही मानते हैं कि वो जीव भटक रहा, जबकि उसका जन्म हो चुका होता है वो कहीं पर भी। तो ये हमारी आस्था, ये अंधविश्वास है हमारे, लेकिन इनको हम पोषित करते रहते हैं। अब चूंकि आपने अंधविश्वास की बात कही और लिखा कि इस पे अपनी कोई रचना, आपकी एक रचना हो जाती मैडम, एक जो आप अंधविश्वास पे कहा था ना? हाँ, तो आप जो हम लोगों से हमारे चैनल पे शेयर करना चाहेंगे? हाँ, अंधविश्वास पे वैसे तो अंधविश्वास अपने इतने बिखरे हुए हैं समाज में, पर एक अंधविश्वास ने बड़ा सहज सा अंधविश्वास है, वो कुछ ऐसा भी नहीं है कि किसी को परेशान करने वाला हो, लेकिन उसने मन को छू लिया कि दुबे जी ने अपना 5 मंजिला मकान बनवाया। दुबे जी ने अपना 5 मंजिला मकान बनवाया और गृह प्रवेश करने के लिए कई लोगों को, ठसक दिखाने के लिए कई लोगों को बुलाया। तंबू कनात तनवाए, ढेरों व्यंजन बनवाए, तंबू कनात तनवाए, ढेरों व्यंजन बनवाए। लोग आए, उपहार ले लेकर आए, और लोगों को उन्होंने बड़ी खुशी से अपना घर दिखाया और सम्मान किया, घर दिखाया, उनकी खासियतें बताई घर की। मकान देखते देखते मैं उनके रसोई घर में जा पहुंची। मकान देखते देखते मैं उनके रसोई घर में जा पहुंची तो यह देखकर चौंकी कि वहाँ गैस पर पतीली में रखा दूध उबल रहा था और उबल कर नाली में बह रहा था। गैस पर पतीली में चढ़ा दूध उबल रहा था और उबल कर नाली में बह रहा था। तो मैंने फ़ौरन गैस को बंद किया और मिसेस दुबे को बताया। तो वे थोड़ी अनमनी होकर बोली, तुमने गैस को क्यों बुझाया? वे थोड़ी अनमनी होकर बोली, तुमने गैस को क्यों बुझाया? वो तो मैंने शगुन के लिए चढ़ाया था, क्योंकि पंडित जी ने बताया था। वो तो मैंने शगुन के लिए चढ़ाया था क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि आज अगर तुम्हारे घर में दूध बहेगा तो कल तुम्हारा पूरा जीवन धन धान से परिपूर्ण रहेगा। मैं मन ही मन सोचने लगी कि अगर ये दूध, उनकी बात सुनकर मैं मन ही मन सोचने लगी कि अगर ये दूध भूखे कुपोषित बच्चों को मिल जाता तो उनकी दुआओं का साया शायद ताउम्र इनके घर पर छा जाता, शायद ताउम्र इनके घर पर छा जाता। मैं इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि क्या जैसे साहित्यिक फील्ड से जुड़ने के लिए या इससे तो बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, या हम कम चीज़ें पढ़कर भी खुद लिखना या ऐसा कुछ शुरू कर सकते हैं? देखो,
देखो साहित्य से जुड़ने के लिए, हाँ, साहित्य से जुड़ने के लिए मैं ये कह रही हूँ, साहित्य यानी क्या? लिखा हुआ, छपा हुआ, किसी ने लिखा है। पहली बात, अगर हमें साहित्यकार बनना है जी, हमें साहित्य से जुड़ना है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा और हमें एक अच्छा पाठक भी बनना पड़ेगा और एक अच्छा श्रोता भी बनना पड़ेगा, तभी हमारे दिमाग में कुछ अच्छी बातें बैठेंगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि अच्छे लेखन के लिए बहुत सारा साहित्य पढ़ना ज़रूरी है जी, तो मैं इसके विरोध में हूँ। मैं ये कहती हूँ हम जितना पढ़ते हैं उतना भ्रमते हैं। हमारा ज्ञान लेखन के क्षेत्र में होना चाहिए, हमें लेखन की समझ होना चाहिए, हमें साहित्य पढ़ने में रुचि होना चाहिए। लेकिन बहुत शब्द जो आपने जोड़ा है, मैं उसकी पक्षधर नहीं हूँ कि हमें बहुत पढ़ना चाहिए। बहुत पढ़ने से कोई साहित्यकार नहीं बनता है। साहित्यकार आपके अंदर जो विचार पुष्पित पल्लवित होते हैं पढ़ने के बाद, या आपको अपने आसपास के परिवेश में नज़र आते हैं, उनको देखने के बाद आपके अंदर जो होते हैं, तो वो आपको अगर लेखन के लिए अगर प्रेरित करते हैं और आप लिखती हैं तो आप एक अच्छी साहित्यकार बन सकती हैं। बहुत पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन साहित्य से जुड़ना ज़रूरी है। मैं उसके भी विरोधी नहीं। अच्छा श्रोता बनना भी, अच्छा श्रोता बनना, साहित्य को पढ़ना मैं मानती हूँ, और अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जैसा पढ़ते हैं वैसा ही आपके विचारों में परिवर्तन आता है। जैसे आप एक रद्दी साहित्य पढ़ेंगे जो आपके विचारों को दूषित करता है, तो निश्चित है आपके मन में चिंतन वैसे ही उभरेंगे और आपकी विचारधारा कभी अच्छी नहीं होगी। अच्छा लिखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे रूप में जाना जाए तो आपको अच्छे साहित्यकारों को पढ़ना पड़ेगा, अच्छा साहित्य पढ़ना पड़ेगा। मैं उसकी पक्षधर हूँ, लेकिन बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा इसकी पक्षधर कतई नहीं हूँ। आपकी कोई 5 पसंदीदा किताबें जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहें? हाँ, मैं वही बता रही थी ना कि स्मृति समय के साथ विलोपित हो जाती है, लेकिन मैंने पढ़ी हैं। मुंशी प्रेमचंद की गोदान पढ़ी है, उनके मानसरोवर के 8 अंक हैं वो भी मैंने पढ़े हुए हैं, और ये रामायण वो पढ़ी है, कर्ण का चरित्र पढ़ा है ये, और डॉक्टर अनिल जैन की जज्बा और बच्चों के बहुत सी जो अगर उनको पत्रिकाओं के अंतर्गत लेती हैं आप, तो किताबों में अगर नाम लेती हैं तो ये साए धूप के साए, ये दुष्यंत त्यागी जी की वो पुस्तक बहुत, वो मेरी प्रथम पुस्तक रही है साहित्य के क्षेत्र में पढ़ने की। तो हाँ, अब याद आ गया कि हाँ, वो मैंने मतलब अपने होश हवास में, हाँ एकदम शुरू, हाँ नहीं एकदम शुरू नहीं, शादी होने के पहले, वो बचपन में जो पढ़ी वो तो एक अलग है, लेकिन इसको जो पढ़ा मैंने दुष्यंत त्यागी की पुस्तक, ये धूप साए में धूप, साए में धूप, हाँ ये इन्होंने शादी के पहले मुझे ला के दी थी कि इसको पढ़ो, और मैं उस समय उसमें से कुछ भी नहीं समझी थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस समय मैं शायद इतना बड़ा साहित्य पढ़ने के लिए तैयार नहीं थी कि इसमें छायावाद क्या है, रहस्यवाद क्या है, इसको किस रूप में लिखा गया है। आज उन सब चीज़ों पर मुझे हंसी आती, क्योंकि मैं उन चीज़ों को समझने लगी हूँ, तो मेरी नादानी, लेकिन इन्होंने एक प्रयास किया और आज मैं आपके समक्ष बैठी हूँ। आप जाने माने साहित्यकारों में से एक हैं आज हमारे शहर। धन्यवाद। और इसी के साथ डूडलिंग वर्ड्स की दास्तां कहते कहते पॉडकास्ट सीरीज़ का ये एपिसोड समाप्त होता है। आप और ऐसे वीडियोस देखने के लिए, सागर के अन्य साहित्यकारों से मिलने के लिए हमें यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।